वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के पंचायती राज व्यवस्था के 73वें संविधान संशोधन की विस्तृत चर्चा आपके साथ करेंगे कि जो 73वां संविधान संशोधन हुआ वो भारतीय संविधान में एक ऐसा संशोधन था जिससे जो शासन का सेंट्रलाइजेशन था, जिसमें शासन केंद्रीकरण की स्थिति में था, वो डिसेंट्रलाइजेशन यानी विकेंद्रीकरण की अवस्था में पहुंच गया। यानी जो शासन की शक्तियों का प्रयोग कुछ व्यक्ति या कुछ सरकारें कर रही थी, उनका एक ऐसा प्रतिमान स्थापित हुआ जिसमें शासन की शक्तियों का बंटवारा बिल्कुल नीचे तक यानी त्रिस्तरीय ढांचे तक पहुंचा दिया गया, जिसमें ग्रामीण स्तर पर भी शक्तियां मिली, वित्तीय स्थिति मजबूत हुई और ग्राम सभा के लोग या ग्रामीण लोगों को भी सत्ता में भागीदारी मिलना सुनिश्चित हुई। इससे क्या होता है, जो 73वां संविधान संशोधन हुआ 1993 में, ये एक माइलस्टोन के रूप में भारतीय संविधान में जुड़ा, जिसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्थाओं को वो संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ और उनकी जो स्थिति थी वो अधिक सुदृढ़ हुई, जिनको आज कोई ख़त्म नहीं कर सकता और उन्हें संविधान के एक अंग के रूप में स्वीकार कर लिया है। जिसमें क्या हुआ कि सत्ता के विकेंद्रीकरण को प्रतिपादित किया गया। अब सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ तो इसको हम अच्छे से देखेंगे कि ये 73वां संविधान संशोधन क्या था, इसके तहत क्या प्राप्त हुआ भारतीय लोगों को। तो संविधान के 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक मान्यता प्रदान कर दी गई। सबसे इम्पोर्टेंट है कि 73वें संविधान संशोधन से ही पंचायती राज व्यवस्था जो चल रही थी उन्हें क्या प्राप्त हुई, संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ या संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई। संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया जिसे 9 क कहा जाता है। संविधान में कौन सा अध्याय जोड़ा गया, 9 क, जिसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ और अध्याय 9 के द्वारा संविधान में 16 अनुच्छेद और 1 अनुसूची, जिसे हम 11वीं अनुसूची कहते हैं, जोड़ी गई। यानी इस संविधान संशोधन से क्या हुआ, 16 तो आर्टिकल जोड़े गए, भाग 9 क में इनका स्पष्ट उल्लेख किया गया और क्या हुआ, संविधान में 16 अनुच्छेदों के साथ एक अनुसूची जोड़ी गई जिसे हम 11वीं अनुसूची के रूप में जानते हैं। अब ये संशोधन कब हुआ, जो हम देखेंगे 25 अप्रैल 1993 में 73वां संविधान संशोधन लागू कर दिया गया। यानी 1993 में ये संशोधन हुआ। इस अधिनियम के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को मुख्य विशेषताएं क्या रही। पहली है ग्राम सभा। ग्राम सभा गांव स्तर पर एक ऐसी शक्ति का प्रयोग करेगी और ऐसे कार्यों को करेगी जो राज्य विधान मंडल विधि बनाकर उपबंध करें। यानी राज्य विधान मंडलों को ये शक्ति दे दी गई कि ग्राम सभा का गठन करवाया जाए और उसमें ग्रामीण लोगों की ही भागीदारी सुनिश्चित की जाए और इस भागीदारी में क्या हो कि ऐसे कार्य करे ग्राम सभा जो विधानमंडल विधि बनाकर बताए। पंचायतों का गठन हो। अनुच्छेद 243 ख के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया, जिसमें ग्राम स्तर पर, मध्यवर्ती स्तर पर और जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं का गठन करने का प्रावधान किया गया। यानी कि ग्राम स्तर पर तो ग्राम सभा, फिर पंचायत समिति, फिर जिला परिषद, 3 स्तर पर ग्राम सभा, ये पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया। जिसमें क्या हुआ, ग्राम सभा हुआ, ग्राम सभा के बाद पंचायत समिति पंचायत स्तर पर, फिर अगला जो स्तर था जिला स्तर पर जिला परिषद। तो इन 3 स्तरों पर इनको गठन होने लगा। पंचायतों की संरचना। राज्य विधानमंडलों को विधि द्वारा पंचायतों की संरचना के लिए उपबंध करने की शक्तियां प्रदान कर दी गई। आर्टिकल 73 आर्टिकल अमेंडमेंट 73 द्वारा पंचायतों में आरक्षण की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई। प्रत्येक पंचायत क्षेत्र की जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित किए गए, जिसमें सभी जो बैकवर्ड कास्ट के लोग हैं उनको अपनी शासन में भागीदारी सुनिश्चित करने का मौका मिले। प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे गए स्थानों की कुल संख्या के 1/3 स्थान पर महिलाओं की सीटें आरक्षित की गई और चक्रानुसार पंचायतों में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को आवंटित किए जाएंगे।
पंचायतों का कार्यकाल। पंचायतों को राज्य संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और किसी पंचायत के गठन के लिए निर्वाचन 5 वर्ष की अवधि से पूर्व हो जाता है। अगर 5 वर्ष के लिए तो उनका निर्वाचन होता है, अगर 5 वर्ष से पूर्व विघटन हो जाता है तो विघटन की तिथि से 6 माह के अंतर्गत पुनः निर्वाचन करने का निर्णय लिया जाएगा। वित्त आयोग, राज्य का राज्यपाल अमेंडमेंट 73 से प्रारंभ के 1 वर्ष के भीतर और उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष के अवसान पर पंचायतों की वित्तीय स्थिति पर पुनः निरीक्षण करने के लिए एक वित्त आयोग का गठन करेगा। तो जो ये इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ आई है ये है कि वित्तीय स्थिति में भी अब कोई कमी नहीं कर सकता। यानी कि पंचायतों को केवल शक्तियाँ प्रदान नहीं की, उन्हें अपने कार्य और दायित्वों को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की गई है कि आप इस पैसे का उपयोग अपनी ग्राम सभा में या अपनी पंचायत समिति में या अपनी जिला परिषद में कर सकते हैं। पंचायतों के निर्वाचन कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति का भी प्रावधान है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाएगी जो पंचायतों में निर्वाचन की भूमिका को निभाएंगे। पंचायतों के कार्य, 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं जिन पर पंचायतें विधि बनाकर कार्य कर सकती है। तो कितने विषय हैं पंचायती सूची में? 11वीं अनुसूची में वो है 29 विषय। 29 विषयों पर कानून बनाने का या 29 विषयों पर कार्य करने का दायित्व किसका है? पंचायतों का दायित्व है। तो इस चीज़ से हमें या इस अमेंडमेंट से हमें समझ में आता है, मूल्यांकन में हम देखेंगे कि पंचायती राज संस्थाओं के अब भारतीय संविधान का एक हिस्सा बन जाने से कोई भी पंचायत के दिए गए अधिकारों, दायित्वों और वित्तीय संसाधनों को उनसे नहीं छीन सकता। तो अमेंडमेंट 73 का जो फ़ायदा हुआ वो क्या था कि संवैधानिक हिस्सा बनने से क्या होता है कि जो पंचायतों को अधिकार, दायित्व और वित्तीय संसाधन दिए उनको कोई भी व्यक्ति अब छीन नहीं सकता। 73वें संविधान संशोधन का जो नकारात्मक बिंदु है, कुछ आलोचनाएं हैं, वो हम देखेंगे कि इससे राजनीतिक दलों की भूमिका को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया कि इसमें राजनीतिक दल भी भाग ले सकते हैं या नहीं ले सकते। इसी प्रकार पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय नौकरशाही के बीच संबंधों की जो सूत्रता है, यानी कि जब पंचायती राज व्यवस्था में कौन सर्वोपरि होगा, सरपंच सर्वोपरि होगा या सेक्रेटरी सर्वोपरि होगा, इधर वीडियो अधिक पावरफुल होगा या फिर वहाँ पर कलेक्टर अधिक पावरफुल होगा या फिर जो जिला परिषद का प्रधान है वो अधिक पावरफुल होगा, जिला प्रमुख पावरफुल होगा। तो इस स्थिति को संविधान ने स्पष्ट नहीं किया है, इस पर अधिनियम चुप्पी साधे हुए है, जिससे भी कई बार विवादित स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लेकिन फिर भी 73वें जो संवैधानिक संशोधन है, अमेंडमेंट 73 है, ये भारतीय संविधान के लिए या भारतीय लोकतंत्र के लिए एक माइलस्टोन के रूप में कार्य कर रहा है, जिससे सत्ता की भागीदारी में बिल्कुल ग्रामीण स्तर पर सत्ता की भागीदारी सुनिश्चित हो सकी है। धन्यवाद फ्रेंड्स। नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा हम कल करेंगे।